धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। प्रज्ञा सिंह ठाकुर वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हुआ करती हैं, खुद को साध्वी बताती हैं, लेकिन असल में जब आप उनके प्रोफाइल को निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने आएगा ये मालेगांव आतंकवादी हमले की आरोपी हैं और जमानत पर रिहा हैं। इनसे जुड़ा हुआ मामला मुंबई के एनआईए कोर्ट में विचाराधीन है, जहां इस समय समय पर हाजिर होती रहती है। यह अलग बात है कि कभी इनको हाजिर नहीं होना होता है तो बता देती हैं कि मैं बीमार हूं, आ नहीं सकती हूं, लेकिन अदालत जब सख्त होती है तो ये वहां हाजिर होने पहुंच जाती हैं। उसी मालेगांव से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आ रहा है। 8 गवाह अपने बयान से मुकर गए हैं। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं एनआईए की खामोशी पर। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्यों वो खामोश बनी हुई है? ये वही एनआईए है जो कुछ समय पहले कोर्ट में जाके कह रही थी कि माई बाप प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनको बरी कर दो। अदालत ने कहा शट अप, हम इनको बरी नहीं करेंगे, मेरिट के आधार पर होगा जो भी होगा। ये वही एनआईए है। तो कैसे इस पूरे प्रकरण को देखा और समझा जा सकता है जो सामने आया है? 5 हिस्सों में पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले त्रिपुरा से आ रही या यूं कहें त्रिपुरा से जुड़ी हुई एक खबर पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, खबर सीधे तौर पर त्रिपुरा से तो नहीं आई है, लेकिन त्रिपुरा से जुड़ी हुई है और काफी महत्वपूर्ण खबर है। आजकल आप जानते ही हैं शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, और वहां पे जिस तरीके की हंगामा आ रही हो रही है उसके बारे में यहां बात करने की जरूरत नहीं, मुद्दे पे रहते हैं। गृह राज्य मंत्री हुआ करते हैं नित्यानंद राय, अमित शाह के गृह मंत्रालय के ही सबसे पावरफुल मिनिस्टर माने जाते हैं वो। उन्होंने राकेश सिन्हा जो आरएसएस के प्रचारक या आरएसएस के जो है समर्थक जो भी थे, या आरएसएस विचारक जो भी आप उनको कह सकते हैं, वो थे। बाद में भाजपा ने उनको राज्यसभा सांसद बना के भेज दिया और अब वो राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा कि बताया जाए कि त्रिपुरा में जो हिंसा हुई है वहाँ पे पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, सरकार ने क्या कार्रवाई की है और इस हिंसा के पीछे कौन है। तो यहाँ नित्यानंद राय ने जो जवाब दिया उसकी पहली लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि किसने हिंसा कराई है इसके बारे में सरकार नहीं जानती है, ना मोदी सरकार जानती है, ना त्रिपुरा राज्य की बिप्लब देव सरकार जानती है, जो अभी नगर निगम चुनाव में 334 में से 329 सीटें जीतकर एक बड़ा इतिहास रच चुकी है। वो भी नहीं जानती है कि भैया हिंसा करने के पीछे कौन था। आप जानते हैं जिस वक्त बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाया गया, उन्हीं को आधार बनाकर त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों को निशाना बनाया गया भगवा गैंग के जरिए। उस मामले को लेकर अमेरिका तक से आवाज उठी, लेकिन यहाँ देश के अंदर जो सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हो, उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। वहाँ लोगों ने जा जाके कवरेज किया तो पत्रकारों को उठा के जेल में डाल दिया। वकील अगर वहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करने गए तो उन पे भी यूएपीए लगा दिया। उसी त्रिपुरा की बात कर रहा हूँ। उसके बारे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बता रहे हैं कि हमें नहीं पता है किसने हिंसा कराई है। अलबत्ता हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन जरूर लिया गया, जैसे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आग लगाने, तोड़फोड़ करने के आरोप में 15 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उनमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने हिंसा रोकने के लिए भी लगातार कदम उठाए हैं, फ्लैग मार्च किया है, फोर्स तैनात किया है, तमाम तरीके की चीज़ें की हैं, इंटरनेट पे पाबंदी लगाई है, तमाम बातें कही गई हैं। इसके अलावा कहा गया है कि जो लोग सोशल मीडिया पे, अब बहुत सारे लोग वीडियो आ रहे थे ना वहाँ से, उनको वायरल कर रहे थे, खबरें बना रहे थे, वो जो लोग सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर अफवाह फैला रहे थे, ऐसे 6 केस भी दर्ज किए गए हैं। उसमें कई सारे लोगों को आरोपी बनाया गया। आप जानते ही हैं पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी वकीलों के खिलाफ, पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए लगाने के मामले में त्रिपुरा सरकार से जवाब तलब कर रखा है। लेकिन सरकार क्या कह रही है? हमें नहीं पता जी, वहाँ पे किसने हिंसा की, कब की, कैसों की, कहाँ से आए, कहाँ को चले गए। जबकि तमाम लोग जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि उसमें वीएचपी, बजरंग दल और ना जाने भगवा ब्रिगेड से जुड़े हुए कौन कौन से संगठन शामिल थे। पर सरकार कितनी भोली है जो नहीं जानती कि देश में आंदोलन के दौरान कितने किसान मर गए, कोरोना के दौर में ऑक्सीजन की कमी से कितने किसान मर गए, लॉकडाउन के दौर में घर जाते हुए कितने मजदूर हादसों का शिकार होकर मर गए, कर्जे के चलते कितने किसानों ने सुसाइड कर लिया। देश में बेरोजगारी का स्तर क्या है और लोग किस कदर बेरोजगार हैं, सरकार नहीं जानती। बहुत भोली सरकार है और ये वो सरकार है जो रात दिन दावा करती है कि हम ये जानते हैं। वो सरकार वो सब नहीं जानती थी और हमने भारत को डिजिटल इंडिया बना दिया है। अब कोई चीज़ कहीं से भी छिपती नहीं है। अब 1 रुपया सरकार से चलता है तो 1 रुपया उस आदमी तक पहुंच जाता है। उस सरकार को नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है त्रिपुरा में। दूसरा अपडेट आपके सामने रख देते हैं।
अब दूसरा जो अपडेट है वो हमारे पास है प्रोफेसर अपूर्वानंद से जुड़ा हुआ। इनकी शख्सियत के बारे में कौन नहीं जानता। इन्होंने दवार पे एक आर्टिकल लिखा है और इन्होंने आर्टिकल लिख के बताने की कोशिश की है कि जो आरएसएस का एजेंडा है उसको बढ़ाने के लिए या उस पर काम करने के लिए अब पुलिस वाले एक तरीके से कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने आर्टिकल में सबसे पहले जिक्र किया है बेंगलुरु में मुनव्वर फारूकी का शो रद्द होने को लेकर। उन्होंने कहा कि जैसे ये शो रद्द किया गया है और पुलिस के जरिए शो रद्द करवाया गया है, उससे साफ लग रहा है कि अब आरएसएस और भगवा ब्रिगेड के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन काम कर रहा है, यानी कि वो उनका कार्यकर्ता बन गया है। इसके अलावा वो बेलगावी की घटना का भी अपने इस आर्टिकल में जिक्र करते हैं, जहां ईसाइयों को उनके जो प्रार्थना स्थल पर जाने से रोक दिया गया। पुलिस ने रोका कि भैया यहाँ पे नहीं जा सकते। भगवा ब्रिगेड के लोगों ने वहाँ पे जाके हंगामा काटा था। तो इन तमाम चीज़ों को आधार बना के उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और बताया है कि देखिए इस वक्त पुलिस और प्रशासन भगवा गैंग का वही बन चुका है, साथी गिरोह में शामिल हो चुका है, एक तरीके से कह सकते हैं उसके। अब तीसरा अपडेट देख लीजिए। ये रिपोर्ट भी हम आपके सामने द वायर के हवाले से रख रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग जिसके जिम्मे मुसलमान, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन जितने भी अल्पसंख्यक कम्युनिटी है उनको संरक्षण देना, उनसे जुड़े हुए मामलों की जांच करना, उनके साथ हो रही प्रताड़ना पर कार्रवाई की कोशिश करना या कार्रवाई करवाना या उनको इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी है। तो उसी अल्पसंख्यक आयोग से रिपोर्ट सामने आई है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल अल्पसंख्यकों पर वारदातें ज़्यादा हुई हैं। जी हाँ, 2019 और 20 के मुकाबले 2020 और 21 के मुकाबले 2021 और 22 में ज़्यादा वारदातें हुई हैं। क्या आंकड़े दिए गए हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है। मुसलमानों से जुड़ी 1234 शिकायतें मिली हैं। इसके अलावा जब उसमें आगे जिक्र किया गया आंकड़ों का तो उसमें बताया गया है कि 2021-22 में अभी तक जो 8-10 महीने गुजरे हैं उसमें मुसलमानों पर जो है सबसे ज़्यादा 1234 वारदातें की गई हैं। इसके अलावा ईसाइयों पर भी ज़्यादा हमले किए गए, 88 हमले ईसाइयों पर किए गए। इसके अलावा सिखों का भी जिक्र किया गया, उसमें 115 शिकायतें सिखों की तरफ से मिली हैं। इसके अलावा बौद्ध कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों ने 135 शिकायतें की हैं। इसके अलावा पारसी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों ने 105 शिकायतें की हैं। बताया जा रहा है जो पिछला साल 2020-2021 था उसके मुकाबले ये शिकायतें ज़्यादा दर्ज की गई हैं, क्योंकि पिछले साल मुसलमानों से जुड़ी हुई 800 को शिकायतें दर्ज की गई थी। इसके अलावा सिख कम्युनिटी से जुड़ी हुई 99 शिकायतें दर्ज की गई थी और बौद्ध कम्युनिटी से जुड़ी हुई 28 शिकायतें दर्ज की गई थी और पारसी कम्युनिटी से जुड़ी हुई सिर्फ 2 शिकायतें दर्ज की गई थी। लेकिन इस बार ये तमाम चीज़ें जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से उभर के सामने आई हैं। बाकायदा संसद की एक रिपोर्ट के हवाले से ये खबर छापी गई है। अगले अपडेट का रुख कर लेते हैं। कर्नाटक में पुलिस वालों ने एक मुस्लिम शख्स को उठाया, उस पर कार की बैटरी चुराने का आरोप लगाया और उसे ले जाकर 3 दिन तक हवालात में बंद करके बेरहमी से पीटा और बाद में फिर उसको छोड़ भी दिया। जब वो छूट गया तो उसके बाद उसके दाहिने हाथ ने काम करना बंद कर दिया। उसके परिवार के लोग उसको लेकर उस अस्पताल गए, लेकिन बाद में डॉक्टर ने कहा कि अगर इसकी ज़िंदगी बचानी है, इसके शरीर को बचाना है तो इस हाथ को कटवाना पड़ेगा। उस शख्स का दाहिना हाथ कट गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर अक्टूबर में सामने आई है और इस शख्स का हाथ 8 नवंबर को काटा गया है। पूरे मामले में पुलिस का जो कमिश्नर है वो इंडियन एक्सप्रेस को बता रहा है कि उसने स्थानीय जो सीओ है, सर्किल ऑफिसर है या एसीपी आप उसे कह सकते हैं, उससे रिपोर्ट तलब की है। कैसे कैसे क्या क्या कहानी निकल के सामने आई है वो थोड़ा सा देख लीजिए। बेंगलुरु यानी कि राजधानी वहाँ का जो है वर्थुर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे इस हैवानियत को अंजाम दिया गया है। सलमान नाम का ये लड़का है। बताया जा रहा है कि ये एक चिकन शॉप पर काम किया करता था। लॉकडाउन के चलते बंद हो गई। हाल फिलहाल में जो लॉकडाउन लगा हुआ था कोरोना के चलते दुकानें बंद पड़ी थी, आपको बताइए। तो उससे बेरोजगार था। अब इस पे बैटरी चुराने का आरोप लगाया गया और इसको उठा के ले जाया गया और उसके बाद 3 दिन तक इसके परिवार के लोग इसको ढूंढते रहे, इसकी तलाश करते रहे, लेकिन बताया नहीं गया कि कहाँ है। और इसके साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया गया। आप देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कासगंज में भी कैसे अल्ताफ को पुलिस वाले उठा के ले गए और पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा है। इसके अलावा अब आखिरी अपडेट जो मालेगांव से जुड़ा हुआ है उसको जरूर देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं मालेगांव को लेकर। तो मालेगांव में 8 गवाह अपने बयान से मुकर गए हैं, जिससे परेशान जो पीड़ित परिवार हैं, पीड़ित पक्ष हैं, उन्होंने एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक पत्र लिखा है। कहा है कि इस पूरे मामले की जांच शुरुआत में महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। आप जानते ही ना, हेमंत करकरे का नाम आया था इस पूरे मामले में उभर के।
तो जो है उनसे सहयोग ले एनआईए, ये आखिर गवाह मुकर क्यों रहे हैं। दूसरे जो वकील हैं इस पूरे मामले में पैरवी कर रहे हैं पीड़ितों की, उनका नाम हमारे पास है शाहिद नदीम। वहीं इस मामले में पीड़ितों का पक्ष रखने वाले वकील शाहिद नदीम ने एक अर्जी अदालत के अंदर दाखिल की है, जो एनआईए की अदालत है उसमें, और उसमें कहा कि एनआईए जो एक गवाह मुकर रहे हैं बयान से, अपने पलट जा रहे हैं बयान से, उनको अपने बयान पर रहने के लिए भी कोई कोशिश नहीं कर रहा है, उसकी बला से मुकर जाए। ये तो वही एनआईए जो 2017 में बाकायदा एक रिपोर्ट देके एनआईए कोर्ट के अंदर कह रही थी कि ना जी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कोई दोष नहीं है, कर्नल पुरोहित का दोष है, इनको तो रिहा कर दो, जिस पर अदालत ने उसको फटकार लगाई थी और कहा था कि हम इस मामले को मेरिट पे सुनेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि पहले जो यूपीए के दौर में यानी कि कांग्रेस के दौर की एनआईए थी वो इनको आरोपी बता रही थी, और जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ 2014 में वो एनआईए जाकर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बेकसूर बताने लगी थी, लेकिन अदालत ने मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब ऐसे में जब गवाह ही मुकर जाएंगे तो होगा क्या, ये एक बड़ा अपडेट है, इस पे आपको नजर रखने की जरूरत है। तो इस मामले में जावेद नदीम ने अदालत के अंदर एक अर्जी दी है, अदालत ने उसको रिकॉर्ड में ले लिया है। यही नहीं, एडवोकेट शाहिद नदीम ने इस पूरे मामले में हाई कोर्ट जो है बॉम्बे का, उसके चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पत्र लिखा है और उनसे भी इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की है। एनआईए का इस मामले में कोई पक्ष नहीं मिल पा रहा है। बता दें आपको 2008 में मालेगांव में एक मस्जिद के बाहर उस समय धमाका हुआ, जब जुमे का दिन था, वहां पे 6 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग इस मामले में घायल हो गए। तो इस मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर जमानत पर रिहा चल रही हैं और वर्तमान समय में सांसद बन चुकी हैं। और सांसद बनने के बाद उन्होंने हेमंत करकरे पर आरोप लगाया था कि उन्होंने इनको फर्जी तरीके से फंसाया है। अब बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर दंगे की। मालेगांव में जो हो रहा है, जिसका डर पीड़ितों को लग रहा है कि आरोपी जो है छूट जाएंगे क्योंकि गवाह अपने बयान से मुकर रहे हैं, तो आपके सामने मुजफ्फरनगर की एक तस्वीर रख देते हैं, इसे देख लीजिए। आज ही के अखबारों में छपी है। मुजफ्फरनगर की अदालत ने मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान आरोपी बनाए गए 5 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। जी हाँ, कह दिया जाओ भैया, ये आरोप तुम्हारे ऊपर जो लगाए गए थे ये पुलिस वाले साबित ही नहीं कर पाए हैं। क्या है पूरा मामला, उजाल लीजिए। मुजफ्फरनगर जिला है, फुगाना यहाँ का एक थाना है, और फुगाना थाने का एक बहावड़ी गांव है। बहावड़ी गांव के रहने वाले एक शख्स हैं जिन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था। इनका नाम है नानू। नानू ने विनोद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, नरेश और आशीष समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि इन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान उनके घर में घुसकर आगजनी की थी, तोड़फाड़ की थी, लूटपाट की थी। लेकिन अदालत को इनके खिलाफ पुलिस वाले सबूत ही पेश नहीं कर पाए। तो कल को प्रज्ञा सिंह ठाकुर का क्या होगा? गवाह मुकर जा रहे हैं, सबूत पेश होंगे नहीं। अदालत से सब की तरह जैसे पहले तमाम लोग बरी हो गए हैं, स्वामी असीमानंद, अमित शाह हों या और भी तमाम लोग हैं, वैसे ही प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी बाइज्जत बरी कर दी जाएंगी। ये मुजफ्फरनगर की खबर इस बात की गवाही दे रही है। तो तमाम चीज़ें थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।